यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। मुख्तलिफ अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% इजाफा। दालों की कीमतें 10 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी हैं, जबकि दाल माश 278, दाल मूंग 170, जबकि बेसन 170 से 190 रुपये किलोग्राम हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और ऑयल दर्जा दोम 20 रुपये महंगा कर दिया गया। मसाला जात, टूथपेस्ट, चने, शैम्पू, केचप 15 से 20 रुपये महंगा। अकबरी मंडी में भी दाल माश 13 रुपये महंगी होकर 278 रुपये किलो हो गई है। दाल मसर 20 रुपये बढ़कर 225 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। महंगाई का एक नया तूफान। मुख्तलिफ अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% इजाफा किया गया। दालों की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा हो गया है। किन किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद यूटिलिटी स्टोर्स आज बाकायदा तौर पर खुल गए हैं और रमज़ान मुबारक के दौरान जो 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत की जानब से दी जा रही थी, वो आज से यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़त्म कर दी गई है, जिसके बायस से मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी दालों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से शहरी क्या कहते हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो रमज़ान मुबारक में सब्सिडी दे रहे थे वो अब ख़त्म कर दी गई है, बहुत सारी चीज़ों पे, सिर्फ 5 चीज़ों पे रखी गई है। आप समझते हैं कि सब्सिडी ख़त्म होने से ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स के माबैन कीमतों में फ़र्क ही नहीं रह जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, गरीब अवाम आगे महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, ऊपर से ये इस तरह महंगाई का बोझ डाल देना, तो ये फिर न्यूज़ स्टोर से फ़ायदा लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर इनको बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। अगर यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो आम मार्केट से ले लेंगे। और फिर हुकूमत का मकसद यही है गरीब अवाम की खिदमत करना। अगर गरीब अवाम की खिदमत नहीं कर सकती, महंगाई की चक्की में फंस सकती है, तो फिर ये हुकूमतें आएँ और जाए, अवाम को कोई इसमें मुबादल नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी, अगर अवाम के दिल में दर्द रखते हैं तो इसको जितना भी बेनिफिट हो सके अवाम की खातिर करें। अगर पेट्रोल रोका हुआ है, अगर महंगाई रोटी है, बिजली आप महंगी कर रहे हैं, सारी दालें और सब सब्जियां, हर चीज़, तो फिर अवाम कहाँ से जाए? आपकी तरफ देखती है तो आप उनको महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। बिल्कुल, शहरी इस हवाले से ये कहते हैं कि ओपन मार्केट में तो पहले ही बहुत महंगाई है, इसलिए जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि कम आमदनी वाला ये तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर आए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो सस्ते दामों खरीद सके। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया। महंगाई का एक नया तूफान आ गया। दालों की कीमतें 10 रुपये फ़ी किलो तक हो चुकी हैं, जबकि दाल माश 278, दाल मूंग 170, बेसन 170 से 190 रुपये किलोग्राम हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और ऑयल दर्जा दोम 20 रुपये महंगा कर दिया गया है। मसाला जात, टूथपेस्ट, चने, शैम्पू, केचप 15 से 20 रुपये महंगे, जबकि अकबरी मंडी में भी दाल माश 13 रुपये महंगी होकर 278 रुपये किलो हो गई है। दाल मसर 20 रुपये बढ़कर 225 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है कर दिया गया है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आ गया। मुख्तलिफ अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया है। दालों की कीमतें 10 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो चुकी हैं, जबकि दाल माश 278, दाल मूंग 170, बेसन 170 से 190 रुपये किलोग्राम हो गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186.63 से बढ़कर 186.80 रुपये का हो गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और इंटरबैंक में जो डॉलर की ट्रेडिंग है वो भी जारी है। आज पहले रोज ही 17 पैसे डॉलर महंगा होने के बाद जो इंटरबैंक में डॉलर है वो 186 रुपये 67 पैसे से महंगा होकर 186 रुपये 80 पैसे का है वो हो गया है। और फॉरेक्स डिवेस के मुताबिक इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए की कदर का में जो कमी का सिलसिला है वो मुतवातर जारी है। आज भी 17 पैसे कदर में कमी के बाद डॉलर है वो मजीद महंगा हो गया और इस पर जो डॉलर ट्रेडिंग जो डॉलर है वो 186 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है सईद अहमद सईद, आप हमारे साथ रहिए। और आपको बताएं कि टोयोटा के बाद सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया है। आल्टो, कल्टस, स्विफ्ट, वैगनार, रावी, बोलान की कीमतों में इजाफा किया गया है। कितना इजाफा किया गया है, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल कार साज कंपनियों की जो इजारादारी है वो तहाल जारी है और उनकी तरफ से जो आज खुद इजाफे का सिलसिला है वो भी जारी है। टोयोटा के बाद आज सुजुकी ने भी गाड़ी की कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है और 600 सीसी से लेकर 1300 सीसी तक गाड़ी की कीमतों में इजाफा है वो देखने में नजर आया है। कार डीलर फेडरेशन के अहदेदारान है वो भी काफ़ी परेशान है, वो दिखाई दे रहे हैं। सीनियर जो अहदेदारान है वो मौजूद है, से बात करेंगे। जी सर, एक मरतबा फिर जो है वो छुट्टी के रोज़ इजाफा किया गया, अब इजाफा जो किया गया वो छोटी गाड़ियों में इजाफा किया गया है। क्या देख रहे हैं कि आम आदमी की पहुँच में गाड़ियाँ हैं? अब आम आदमी की पहुंच में तो कुछ भी नहीं रह गया ना। आम आदमी देखो ना, अगर रात को कल इतवार थी, इतवार छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन इन्होंने रेट बढ़ा दिया जी 65,000 से लेके तकरीबन 1,40,000 तक। अब देखिए हमें समझ नहीं लग रही है कि रेट किस वजह से बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। डॉलर तो वही 180 185 वही चल रहा है, तकरीबन 3 महीने से ये सूरत हाल बन रही। और अब इन्होंने रात को रेट ये इसका बढ़ा दिया है। पिछली इतवार को रेट बढ़ा दिया होंडा ने, उससे पिछली इतवार को टोयोटा ने बढ़ा दिया था। ये हमें समझ नहीं लग रही कि अभी क्या बनेगा। एक छोटी गाड़ी है, 650 सीसी गाड़ी है, जो आम छोटा तबका है, जो मजदूर हैं या ज़मींदार हैं या छोटा जो अपनी को थोड़ी बड़ी घर की चीज़ें बेचता है, गंदम बेचता है या कोई और चीज़ बेचता है, वो गाड़ी लेने के लिए आता है। तो आप देखो ना कि ये जो कोई इसके अलावा ऑन भी है, इसके अलावा जो रेट बढ़े हैं, इसके अलावा लाख 1.5 लाख ऑन भी है। ये हमें समझ नहीं लग रही बनना क्या है, इसका क्या सूरत बन रही है, क्या नहीं हो रहा। बहरहाल ये अवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। हुकूमत वक्त जो है ये इन गाड़ियों की कंपनियों की जो इजारादारी है उसको ख़त्म करे और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ताकि हुकूमती जो इजाज़तनामे के बाद एक जो रेट लिस्ट है वो जारी की जाए, जिसके ऊपर कार डीलर हजरात हैं उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए और उनकी मुशावरत से जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो मुख्तस की जाएँ, ताकि छोटी गाड़ियाँ हैं वो आम आदमी की पहुँच में भी आ सकें। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। बताएं कि इस हवाले से कीमतों में अज खुद इजाफा किया गया है, जबकि आल्टो, कल्टस, स्विफ्ट, वैगनार, जावी, बोलान की कीमतों में इजाफा किया गया है। गाड़ियों की कीमतों में 40,000 से 1,29,000 तक का इजाफा किया गया है। कल्टस AGS की कीमत में 1 लाख रुपये इजाफा किया गया है। कल्टस AGS की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि कल्टस की नई कीमत 27,62,000 रुपये हो गई। स्विफ्ट GLX CVT की कीमत में 1,29,000 इजाफा किया गया है। स्विफ्ट GLX की नई कीमत 32,98,000 रुपये हो गई है, जबकि स्विफ्ट GLS CTV की कीमत में 90,000 रुपये इजाफा किया गया है। स्विफ्ट GLCT की कीमत 29,98,000 रुपये हो गई है। कल्टस VXR की कीमत में 80,000 रुपये इजाफा हुआ है। कल्टस VXR की नई कीमत 23,30,000 रुपये हो गई है। कल्टस VXL की कीमत में 90,000 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि कल्टस VXL की नई कीमत 25,64,000 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जहां पर एक तरफ ये इजाफा किया जा रहा है, साथ में मस्जिद वज़ीर खान में तकद्दुस पामाल करने का केस अदाकारा सबा कमर बिलाल सईद की बरियत की तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक ने बरियत की दरख्वास्तें मंजूर की हैं। केस का अहवाल जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज मुश्ताक अहमद की अदालत में जो है वो सबा कमर और बिलाल सईद की जो है वो बरी करने की यहाँ पर दरख्वास्त जो है वो दायर थी, जिस पर अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद इन दोनों को जो है वो बरी कर दिया। और अपने फैसले में लिखा है कि जो पुलिस ने मुकदमा इनके खिलाफ मस्जिद वज़ीर खान के तकद्दुस को पामाल करने का जो है दर्ज किया था, उसके अंदर ना इन्होंने कोई वहाँ से मौसीकी का सामान बरामद किया, ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो बरामद की गई। जो गवाह पेश किए गए हैं उन गवाहों ने कहा है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देखा था और इसके मुताबिक हमने जो है वो बयान दिए। इनका कहना ये था कि मस्जिद के तकद्दुस को जो है वो पामाल करने का कोई भी अंसर जो है वो सामने नहीं आया। और मजिस्ट्रेट ने जो फैसला किया करके उनकी जो दरख्वास्त बरी करने की खारिज की है वो गलत की है, लिहाजा अदालत दोनों को बरी करने का हुक्म जो है वो जारी करती है। अदालत में मजिस्ट्रेट के जो आर्डर थे वो कलअदम करार दे दिए। जी ठीक है शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ लंदन में केस दायर कर दिया है। सफाई के लिए साबिक गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर ने लंदन की अदालत से रुजू किया। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा, केस दायर क्यों किया गया है? जी बिल्कुल, 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त गैर मुल्की कंट्रैक्टर हौसपाक जिसका ताल्लुक तुर्की से था, उनसे एक मुआहदा किया गया कि वो लाहौर की सफाई सुथराई का काम करेंगे और उनको बाकायदा ठेका दिया गया।
अब इस पर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद औसपाक कंपनी की तमाम तर मशीनरी वो ज़ब्त कर लेगी, जबकि उनकी कुछ वाजिब अदा रकम थी वो पंजाब हुकूमत की तरफ से अदा ना की गई। और उस पर अब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी केस दायर कर दिया गया था उस वक़्त, लेकिन उस पर अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। अब दूसरी जानब LWMC के हुकाम ने पंजाब हुकूमत, जो कि अब नई हुकूमत आ चुकी है, तो इनको आगाह किया है कि औसपाक कंपनी ने लंदन में बाकायदा सालसी के लिए एक अपील जो है वो केस दायर कर दिया है और उसकी समाअत 18 मई को बाकायदा मुकर्रर कर दी गई है। और इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त की हुकूमत पंजाब से कि फ़ौरी तौर पर इस कंपनी के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इनको रोका जाए कि वो वहाँ पर सालसी का केस ना दायर करे, क्योंकि वो सालसी का केस करेगी तो यकीनन यहाँ से फिर पंजाब हुकूमत को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना पड़ेगा और उसके लिए फ़ीस जो है वो भी अदा करना पड़ेगी। अब इसके लिए ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ऑफिस और ख़ास तौर पर पंजाब बोर्ड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की टीमें जो है वो बाकायदा तौर पर इनसे औसपाक कंपनी से मुज़ाकरात करी कि वो फौरी तौर पर अपना केस जो है वापस ले। अब मामला क्योंकि इस तरह से था क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से उनकी मशीनरी ज़ब्त की गई और कुछ उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो पे नहीं की गई। तो उस पर इस कंपनी ने एहतजाज भी किया और लाहौर हाई कोर्ट में केस भी दायर किया, लेकिन उसका फैसला नहीं हो सका। और अब उसने पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो है वो लंदन में केस दायर किया है, जो कि 18 मई को बाकायदा समाअत होगी। लेकिन हुकूमत की भी कोशिश है कि वो फौरी तौर पर इस केस को वापस ले और औसपाक कंपनी के साथ मुज़ाकरात करें और उन भी की जा रही है कि दोबारा उनको ठेका भी दे। ठीक है, अलीरा में आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब राय मंजूर नासिर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमें कोई बड़ा अफसर करप्शन में पकड़ता हुआ एंटी करप्शन की जानिब से दिखाई नहीं दिया। इसकी बड़ी वजह क्या है और क्या ये आप रवायत चेंज करेंगे? क्योंकि आपका जो माजी है वो यही है कि आप कंट्रोवर्शियल रहे हैं और फिर आपको तब्दील। अच्छा, इसके साथ ही ना मेरा एक सवाल इजाफा करने के लिए इन्होंने माजी का जिक्र कर दिया, मुझे याद आ गया। अच्छा सर, ये जो वुमेन लीग के खिलाफ माजी में मुकदमात हो गए थे एंटी करप्शन लगे हाथ, जरा उनका भी स्टेटस बता दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हम देखें सारे हम लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि मीडिया को क्या मुश्किलात हैं। आपने एक स्टोरी डिग आउट की, बहुत ही दिन रात लगा के, ऊपर से आपको भी एक कॉल आ जाती है कि यार इसको थोड़ा सा ठंडा कर। सेम गोज़ फॉर द ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी को अमेरिका की तो है नहीं ना। आप देखें ना, मई का महीना है, 9 तारीख है, तो ये तो नहीं ना इधर कोई ग्राउंड में बर्फ़ पड़ रही है, हर जगह गर्मी ही पड़ रही है। लेकिन ये तो मैंने एक ओवरऑल बात की है। बाकी जो हमारे पास है ना, आप में से कोई भी बंदा मुझे 1-to-1 इन्फॉर्मेशन दे, और सबके पास मेरा मोबाइल भी है, दफ्तर भी है, आ भी सकते हैं एनी टाइम। अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो फिर मैं कहूँगा जी कि एक्शन नहीं हो। आप मुझे बताएं 22 ग्रेड, 25 ग्रेड, 25.5 ग्रेड एक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कोई छोटा है बड़ा है, अभी हमारे ये बने हुए थे पॉलिटिकल मैट्रिक्स फलाना फलाना। अभी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है कि हर रीजन से हमने 20-20 केस उठाए हैं। केस हमने कौन से उठाए हैं तो यार ये पटवारी 4000, 2000, 3000 क्लर्क किसको छोड़ें। देखिए, आप 10,000 का केस करें या 2.5 अरब का करें या 10 अरब करें, मेहनत एक जितनी है, वही चलान है, वही कागज़ है, वही ज़िमनी है, वही तफ्तीश है, वही सब कुछ। तो वाई नॉट कि हम जोर बड़े केस पे लगाएं। वो बड़े केस हमने वो लिए हैं जिसमें स्टेट को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अंदाज़ा कर लें हमारी हालत ज़ार का कि हमारे क्लर्क हमने पकड़ा है हेल्थ डिपार्टमेंट का राजनपुर से। अब राजनपुर देखें ना, एक मतलब लाहौर का क्लर्क में और राजनपुर के क्लर्क में फ़र्क है, छोटा ज़िला है। उस भाईजान ने 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है उधर ही, यानी दीदा दिलेरी देखी, उसने ये भी नहीं कोशिश की चलो मुल्तान ही टुर जाऊँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे नोटिस में चीज़ आ जाएगी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट एंटी करप्शन में आती हैं वो महकमा माल, LDA और MCL के खिलाफ आती हैं। लाहौर जिनमें आप पिछला रिकॉर्ड निकलवाते कि तमाम दरखास्तें जो ऐसी बड़ी भी हैं छोटी भी हैं उनको महकमे में भेज दिया जाता है कि महकमा सुने। अगर महकमे की सुने तो एंटी करप्शन में साल क्या लेने आता है, फिर साल 2 साल ये लगा के उधर 1.5 साल बहुत सारे को पता भी नहीं होता कि मेरी दरखास्त उधर चल रही है, उसका फॉलो भी नहीं किया जाता। जो DC को भेजी गई है या जो DG LG को भेजी गई है कोई फॉलो अप नहीं है, बस उधर महकमे में भेज दी। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है आपकी नजर में? अच्छा, ये प्रैक्टिस जी मेरे पास ये पहले भी शिकायत आई है, इस पे सारे रीजन से हम रिपोर्ट ले रहे हैं। अब जिनके सवाल हो गए वो भी ज़रा तवज्जो रखें ना जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे भी नोटिस में आई है बात।
देखिए, डिपार्टमेंट की दो सूरतें हैं। एक ये है कि प्राइवेट कंप्लेंट आपने एक आम पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से एक दरख्वास्त दी, अच्छा उसने एंटी करप्शन ने समझा कि यार ये महकमाना सी है तो उन्होंने वापस भेज दी। इससे ज़्यादा बड़ा जुर्म ये है कि एक डिपार्टमेंट ने शिकायत की कि हमारे इस बंदे के खिलाफ, और उसे वापस डिपार्टमेंट में ही हम भेज रहे हैं, तो उसके पीछे तो कोई ना कोई बात है। ये पिछले 6 महीने का डेटा हम सारा निकाल रहे हैं, सारे रीजन्स को हमने बता दिया और मेरे ख्याल को 1 हफ्ते तक आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसमें एक एक केस को देखेंगे कि ये वापस भेजा गया तो किस बुनियाद पे भेजा गया। अच्छा सर, जो आपका जी जी डीजी एंटी करप्शन पंजाब राय मंजूर नासिर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस ने शहरी नवाज शरीफ का चालान कर दिया। दाता दरबार के करीब शहरी नवाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ का चालान हुआ। हेलमेट ना पहनने पर शहरी नवाज शरीफ का चालान हुआ है। मजीद जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा, नवाज शरीफ का चालान कर दिया गया है। आबिद चौधरी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ का चालान किया गया है। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने नवाज शरीफ का भी चालान दिया है। दाता दरबार के करीब शहरी नवाज शरीफ है जिसका वल्द मोहम्मद शरीफ बताया जा रहा है, जिसका चालान किया गया है। हेलमेट ना पहनने पर शहरी का चालान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन नदीम ने मोटरसाइकिल सवार का चालान किया है और हेलमेट ना पहनने पर नवाज शरीफ का 200 का चालान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कहना है कि नौजवान दाता दरबार के करीब LEP 9236 मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसका चालान किया गया है और मौका पर ही दागी करने के बाद उसको जाने की इजाजत दी गई है। हेलमेट ना पहनने पर नवाज शरीफ का चालान कर दिया गया है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। यंग डॉक्टर्स की जिना अस्पताल में हड़ताल, OPD का बाइकआउट कर दिया गया। डॉक्टर नवीद अहमद को शोकाज नोटिस जारी। मजीद अहवाल जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं? डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से जिना अस्पताल की जो OPD है उसका बाइकआउट कर दिया गया है। OPD बाइकआउट करने से जो तमाम अस्पताल की जो जिना अस्पताल की OPD है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जबकि YDA का मौक़िफ़ ये है कि जो उनके YDA के सदर डॉक्टर नवीद अहमद हैं उनको बिला वजह का शोकॉज नोटिस जारी किया गया। जब तक वो शोकॉज नोटिस वापस नहीं होगा, जब तक प्रिंसिपल आरिफ तजम्मल को बरतरफ नहीं किया जाएगा, तब तक ये हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आप हड़ताल से यहाँ पर, अगर मेरे कैमरा मैन हसन दिखाएगा, कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर गरीब मरीजों की इलाज करवाने के लिए आई और कितनी मुश्किलात को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ अफराद भी हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना। मुझे आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारी कोट मलिक से आया हूँ। मेरे भाई को ना ब्लड कैंसर है, ठीक है। OPD इन्होंने बंद कर दी है और घंटा हो गया पूरा हमारे लैंड में लगे, तो इन्होंने OPD बंद किया, हम सड़कें बंद कर देते हैं। यही हुकूमत से मुतालबा है कि इनको कहें कि OPD खोलें, ठीक है। और गरीब बंदे हैं, गर्मी में खड़े हैं, ठीक है, मुश्किल का सामना है हमें, ठीक है। गरीब बंदे हैं, मुश्किल का सामना। कुछ और भी यहाँ पर मरीज खड़े, उनसे भी जानने की कोशिश। आप बताएं, आपको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा है? डॉक्टर ने हड़ताल कर दी है। भाई सुबह 7 बजे जा खड़े हैं, लैन च वारी आई है, उन्हें कही हड़ताल हो गई है। पूछा कि सारे डॉक्टर ने फायरिंग हो गई है, क्यों फायरिंग नहीं की है? उन्हें इन्हें वाम आई है, कादे आसे बचे कसाई वालों को कितों आया है? सब मजबूर ने। जो डॉक्टर हड़ताल नहीं कर, साढ़े मरीज की करने, कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर जिम्मेदार या वज़ीर जिम्मेदार है? अच्छा, बिल्कुल आपने मरीजों की बात सुनी। उनकी जानिब से कहा जा रहा है डॉक्टरों की हड़ताल में अगर उनके जो मरीज हैं अगर वो जाम बाग हो गए तो उसका जिम्मेदार क्या है? और मरीजों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर अस्पतालों में हड़ताल करेंगे तो क्या हम बाहर की सड़कें जो है वो बंद कर दें? यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो मरीज है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की जानिब से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अस्पताल इंतजामिया डॉक्टरों के साथ मुज़ाकरात करें और जो भी उनके मुतालबा है फौरी तौर पर मनाएं, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पर जो मरीज हैं वो दूर दराज इलाकों से हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये OPD है इसको बहाल किया जाए, क्योंकि शदीद गर्मी में इस वक्त यहाँ पर 5 मिनट भी खड़ा होना महाल है, लेकिन ये तमाम लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब YDA जिना अस्पताल ने OPD के बाइकआउट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब भी किसी डॉक्टर को तैनात किया जाता है, डॉक्टर साहब लिया के थे, उनकी ड्यूटी ट्रांसफर किया गया उनको लाहौर के अंदर। पहले वो कसूर में थे, फिर लाहौर में ट्रांसफर किया गया। मसला मनान में ये आता है कि जब भी हमें किसी डॉक्टर को तैनात किया जाता है, ना हमें रहाइश का कहा जाता है, सरकारी जो घर हैं वो खाली पड़ जाते हैं, लेकिन तैनाती नहीं की जाती उनके ऊपर। मेरिट पे तैनाती की जाए, डॉक्टर्स का ब्लॉक बनाया जाए, जब जुडिशरी के लिए, वकला के लिए और दूसरे मतलब हर महकमे के मुलाजमीन के लिए अलग सोसाइटीज़ बनाई जाती है ताकि वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन दी जाती है, तो डॉक्टरों के लिए क्यों नहीं ये किया जा सकता? दूसरी बात, डॉक्टर शराज की जो आपने बात की, ये अभी इंक्वायरी चल रही है और मेरे ख्याल से काफ़ी पेशेंट उस पर अभी चल भी रही, काफ़ी बातें मफरूज़ों में मबनी हैं। जब तक ये हाथ तक हमारा जो कि दरीना मुतालबा यही है
कि इस केस को जल्द अज जल्द वाइंड अप किया जाए, क्योंकि जितना इसको लटकाया जाएगा ये उतनी कटाई पड़ता जाएगा मामला। गवर्नमेंट का यह कानून है कि अगर दौरान ड्यूटी बिफोर अगर रिटायरमेंट उस बंदे की नहीं हुई और उसकी रिटायरमेंट में 1 साल रहता हो, तो उससे पहले अगर उसका कोई या वो अगर वो मर्डर हो जाए या वो फौत हो जाए किसी वजह से, तो उसके या उसकी वाइफ अगर क्वालिफाइड है उसको जॉब दी जाती है, या अगर उसकी औलाद क्वालिफाइड है तो उसको उसकी जगह जॉब दी जाती है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ के हवाले से सेमिनार से जस्टिस शुजात अली खान का खिताब। Gentlemen, I am profoundly honored to be here amongst you in such a distinguished gathering. It would not be a hyperbole if we say that Pakistani diaspora is the backbone of Pakistan's economy. Our countrymen living abroad are our true ambassadors who do not only serve their new homes but also their homeland. Pakistanis are known to have fared better abroad by attaining higher levels of education and being gainfully employed. The Pakistani diaspora is quite diverse and talented. Overseas Pakistanis are sons and daughters of the soil and have a legitimate expectation from their country, their motherland, and in their absence, their legal rights and interests will be well recognized and protected by a watchful administration and a considerate judiciary. वफाकी हुकूमत ने सुई गैस की तरक्याती मनसूबों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म के स्वाबदीदी फ़ंड्स के इजरा से तरक्याती स्कीमों और मनसूबों को मुकम्मल करके सार्फिन को गैस की सहूलत दी जा सकेगी। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया जाए कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जो तरक्याती मनसूबे हैं उन पर पाबंदी आयद की गई थी उसको ख़त्म किया जाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से स्वाबदीदी फंड्स का इजरा किया जाएगा ताकि उन मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ज़रानी ये बताया है कि 2021 में नवंबर के आगाज़ पर साबिक दौरे हुकूमत में तमाम तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद की गई, जिसके बाद SNGPL ने ओगरा से भी रुजू किया कि अरबों रुपए की जो पाइपलाइन हैं इनको बिछा दिया गया है, लेकिन उसमें गैस बहाल करने की इजाज़त दी जाए। तहम ओगरा ने इस बात पर इनकार किया कि चूँकि वफाकी हुकूमत इस पर पाबंदी आयद कर चुकी है इसलिए सार्फिन को गैस नहीं दी जा सकती। लेकिन आने वाली जो गवर्नमेंट है ये अब सार्फिन को रिलीफ देना चाह रही है कि गैस के वो मनसूबे जो पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं उनमें गैस बहाल की जाएगी और जो ज़ेर अल्तवा हैं उनकी नेटवर्किंग को मुकम्मल करके जो गांव हैं या जो शहरी इलाके जहां पर गैस मौजूद नहीं वहां पाइपलाइन बिछाकर सार्फिन तक गैस पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल